बूढ़े पिता को भिखारी समझकर तहसीलदार ने दफ्तर से धक्के मारकर निकाला। 2 घंटे बाद जब लाल बत्ती की गाड़ियों के साथ बेटी उतरी तो पैरों में गिरकर भीख मांगने लगा। नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग कुर्सी की गर्मी में यह भूल जाते हैं कि जिस आम इंसान को वो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं उसकी जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता और उसकी बेटी की है जिसने साबित कर दिया कि पद का अहंकार इंसान को खाक में मिला सकता है। अरे ओ बूढ़े, कितनी बार कहा है कि लंच के टाइम पर मत आया कर, दिमाग खराब करके रख दिया है। सुबह से 10 बार चक्कर काट चुका है। साहब, मैं सुबह से भूखा प्यासा यहीं बैठा हूँ, मेरी जमीन की फाइल पास कर दीजिए। गांव के दबंग मेरी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर आपने आज हस्ताक्षर नहीं किए तो मेरा सब कुछ लूट जाएगा साहब। अरे लुट जाए तो लुट जाए, मुझे क्या, सरकार मुझे तुम्हारी जमीन की रखवाली के पैसे नहीं देती। और सुन, वो फाइल ऐसे पास नहीं होगी। मैंने कहा था ना 50,000 लगेंगे, लाए हो पैसे? साहब, मैं एक रिटायर्ड मास्टर हूँ, पेंशन के सहारे घर चलाता हूँ और इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरी मदद कर दीजिए। तहसीलदार विक्रम सिंह ने अपनी कुर्सी पर पैर रखते हुए घृणा से उस बुजुर्ग की तरफ देखा। विक्रम सिंह इस इलाके का नया और बेहद भ्रष्ट अधिकारी था। उसे लगता था कि इस छोटे से कस्बे में उसका कोई नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसे नहीं है तो यहाँ क्या मुजरा देखने आए हो? निकलो मेरे दफ्तर से। और खबरदार जो दोबारा बिना पैसे के यहाँ शक्ल दिखाई तो। साहब, ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा और बेटी शहर में है, उन्हें पता चलेगा तो। ओहो, बेटा और बेटी तो बुलाना उन्हें, क्या उखाड़ लेंगे वो मेरा। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। चपरासी, इस बुढ़े को धक्के मार कर बाहर निकालो। चपरासी ने विक्रम सिंह के डर से बुजुर्ग मास्टर रामशरण जी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए केबिन के बाहर ले आया। रामशरण जी ने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन कमजोर शरीर और अपमान के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया था। अरे रामदीन, इसे गेट के बाहर फेंक कर आओ, दफ्तर का माहौल खराब कर रहा है। धक्के की वजह से रामशरण की सीढ़ियों पर गिर पड़े, उनके घुटने छिल गए और चश्मे का कांच टूट गया। वहां खड़े गांव के लोग तमाशबीन बनने देख रहे थे, लेकिन तहसीलदार के डर से आगे कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। धूल में सने कपड़े और टूटे हुए चश्मे के साथ रामशरण जी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे। दोस्तों, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिस समाज को उसने जीवन भर शिक्षा दी, आज उसी समाज के एक अधिकारी ने उसे बेइज्जत किया। लेकिन वह तहसीलदार नहीं जानता था कि उस धूल में सने पिता के आंसुओं का मोल उसे कितना भारी पड़ने वाला है। पिताजी। तभी एक साधारण सी टैक्सी आकर वहां रुकी। उसमें से एक युवक और एक युवती तेजी से उतरे। युवक ने दौड़कर रामशरण जी को संभाला। पिताजी, ये क्या हालत है आपकी? किसने किया ये? आपके घुटने से खून बह रहा है। राघव बेटा, तू, सुमन, तुम लोग कब आए? पिताजी, हमने आपको सरप्राइज देने के लिए फोन नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो आप रो क्यों रहे हैं? किसने धक्का दिया आपको? रामशरण जी ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी सुमन के सिर पर हाथ रखा। सुमन ने अपने पिता के धूल से सने कपड़ों को झाड़ा और उनकी टूटे हुए चश्मे को अपनी हथेली पर रखा। उनकी उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो तूफान आने से पहले होती है। पिताजी, बताइए ना क्या हुआ? हम अभी आए हैं और आपको इस हालत में देख रहे हैं। कुछ नहीं बेटी, वो तहसीलदार साहब ने बस जमीन के कागजों के लिए गया था, उन्होंने धक्के मारकर। रामशरण जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमन की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने अपने भाई राघव की ओर देखा। राघव, जो दिल्ली में सबसे बड़े अस्पताल में सीनियर सर्जन था, गुस्से से मुट्ठियां भींच रहा था। लेकिन सुमन, जो स्वभाव से बेहद शांत थी, आज उसका चेहरा तमतमा रहा था। राघव, तुम पिताजी को गाड़ी में बैठाओ और पानी पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। दीदी, मैं भी चलता हूँ। इस अफसर की तो मैं। नहीं राघव, तुम डॉक्टर हो, तुम पिताजी की चोट देखो। इलाज करना मेरा काम है और आज मैं ऐसा इलाज करूंगी कि ये जिंदगी भर अपनी बीमारी नहीं भूलेगा। सुमन, जो एक साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए थी, सीधे तहसीलदार के दफ्तर की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखकर वहां खड़े सिपाही भी रास्ता देने को मजबूर हो गए। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। सुमन ने बिना दरवाजा खटखटाए तहसीलदार विक्रम सिंह के केबिन में प्रवेश किया। विक्रम सिंह उस समय फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रहा था। कौन हो तुम और बिना पूछे अंदर कैसे आई? बाहर लिखा पढ़ा नहीं है क्या? लिखा तो बाहर जन सेवा केंद्र है, लेकिन अंदर आप जनता को जानवरों की तरह पीट रहे हैं। अभी बाहर जो बुजुर्ग सीढ़ियों पर गिरे थे उन्हें आपने धक्का क्यों दिया? विक्रम सिंह ने फोन रखा और ऊपर से नीचे तक सुमन को देखा। साधारण कपड़े, साधारण चप्पल। उसे लगा कि यह भी कोई गांव की औरत है। अच्छा, तो तुम उस बुढ़े की बेटी हो, बड़ी जुबान चला रही हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का तहसीलदार हूँ। एक इशारे पर तुम्हें और तुम्हारे बाप को जेल में सड़ा सकता हूँ। आप कौन है यह तो मुझे पता है, लेकिन आप यह भूल गए कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो जनता की सेवा के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। मेरे पिता ने आपसे अपनी जायज मांग की थी, रिश्वत नहीं मांगी थी। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, लगता है शहर जाकर ज्यादा पढ़ लिख गई हो। सुनो, वो जमीन का मामला 50,000 नहीं 1 लाख में निपटेगा और अगर तूने ज्यादा बहस की तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अभी पुलिस बुलवाकर अंदर करवा दूंगा। आप कानून की बात मत कीजिए तहसीलदार साहब। कानून क्या होता है और उसे कैसे लागू करवाया जाता है यह आपसे बेहतर मैं जानती हूँ। मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ, बाहर चलिए और मेरे पिता से माफी मांगिए। विक्रम सिंह जोर से हंसा। माफी? मैं
विक्रम सिंह उस 2 टके के मास्टर से माफी मांगेगा? दिमाग खराब है तेरा? भाग जाओ यहाँ से, वरना अभी महिला पुलिस बुलाकर पूछे तुझे वो मजा चखाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। सुमन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। ठीक है, आपको अपनी वर्दी और कुर्सी का बहुत घमंड है, देखते हैं यह घमंड कितनी देर टिकता है। सुमन ने किसी को फोन मिलाया। हेलो डीएम साहब, जय हिंद। मैं जस्टिस सुमन तिवारी बोल रही हूँ, हाई कोर्ट से। जी, मैं इस वक्त आपके जिले की रामगढ़ तहसील में हूँ। जैसे ही जस्टिस शब्द विक्रम सिंह के कानों में पड़ा, उसकी हंसी रुक गई, लेकिन फिर उसे लगा कि यह लड़की झूठ बोल रही है। जी डीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार विक्रम सिंह ने मेरे पिता जो एक सीनियर सिटीजन है उनके साथ मारपीट की है और रिश्वत मांगी है, और जब मैं शिकायत करने आई तो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। जी, मैं लाइन पर हूँ। विक्रम सिंह के माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। ए नौटंकीबाज, किसे फोन मिलाया है? डीएम साहब को। तुझे क्या लगता है तेरे इस नाटक से मैं डर जाऊंगा? फोन रख और निकल यहाँ से। सुमन ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। विक्रम। फोन से डीएम की दहाड़ सुनाई दी। आवाज पहचानते ही विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सचमुच जिले के डीएम की आवाज थी। जी जी सर, जय हिंद सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जस्टिस मैडम के साथ बदतमीजी करने की? तुम्हें पता है वो कौन है? वो राज्य की सबसे सख्त हाई कोर्ट जजों में से एक है। अगर उन्होंने एक लिखित आदेश दे दिया तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। मैं 15 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं, और मेरे पहुंचने तक अगर मैडम को एक भी और शिकायत मिली तो समझ लेना तुम्हारा करियर खत्म है। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसी चलने के बावजूद विक्रम सिंह पसीने से तरबतर हो गया था। उसके हाथ पांव कांपने लगे। जिस लड़की को वह गांव की गंवार समझ रहा था, वह हाई कोर्ट की जज थी। वह पावर जो डीएम और एसपी को भी जवाबदेह बना देती है। सुमन ने शांति से कुर्सी खींची और बैठ गई। अब क्या हुआ तहसीलदार साहब? बोलती क्यों बंद हो गई? अभी तो आप मुझे जेल भेज रहे थे। बुलाइए पुलिस। मैडम मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपके पिता हैं। अगर वो मेरे पिता नहीं होते तो क्या आपको उन्हें मारने का हक मिल जाता? एक आम बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए आपको शर्म नहीं आई? तभी बाहर सायरन की आवाजें आने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार सरकारी गाड़ियों का काफिला तहसील के बाहर रुका। डीएम और एसपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ दौड़ते हुए अंदर आए। पूरा तहसील कार्यालय सन्न रह गया। गांव वाले जो तमाशा देख रहे थे अब आंखें फाड़ कर देख रहे थे कि उस साधारण से मास्टर जी के पास जिले के सबसे बड़े अधिकारी सिर झुकाकर खड़े थे। राघव अभी भी पिता के घाव साफ कर रहा था। डीएम ने आते ही रामसरन जी के पैर छुए। मास्टर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे प्रशासन की वजह से आपको यह दिन देखना पड़ा। फिर डीएम और एसपी दौड़ते हुए विक्रम सिंह के केबिन में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गई। वह अहंकारी तहसीलदार जो कल तक किसी को कुछ नहीं समझता था, हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठकर सुमन के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत लीजिए। मैं आपके पिता के पैर पकड़ने को तैयार हूँ। सुमन अपनी कुर्सी से उठी। डीएम साहब, मुझे इस अधिकारी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार और बुजुर्गों के साथ मारपीट का एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और इनकी जितनी भी फाइलें हैं सबकी जांच कराया जाए। मुझे यकीन है कि इन्होंने मेरे पिता जैसे और भी कई मासूमों को सताया होगा। जी मैडम, बिल्कुल, अभी इसे कस्टडी में लिया जाएगा। एसपी के इशारे पर 2 हवलदारों ने विक्रम सिंह को उसी तरह पकड़ा जैसे उसने कुछ देर पहले रामसरन जी को पकड़वाया था। उसकी वर्दी की टोपी जमीन पर गिर गई। जिस जनता के सामने उसने मास्टर जी को धक्के दिए थे, उसी जनता के सामने पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। सुमन बाहर आई। रामसरन जी अब भी हैरान थे। उन्होंने अपनी बेटी को कभी इस रूप में नहीं देखा था। बेटी, ये सब? सुमन ने दौड़कर पिता को गले लगा लिया। उसकी आंखों में जो सख्त भाव थे वे आंसुओं में बदल गए। पिताजी, आपने ही तो सिखाया था कि अन्याय सहना अन्याय करने से ही बड़ा पाप है। आज आपकी बेटी जज है, इसका मतलब यह नहीं कि हम वीआईपी हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास उन लोगों को सजा देने की ताकत है जो आप जैसे शरीफ लोगों को कमजोर समझते हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पिताजी, आप कहते थे ना ईमानदारी का फल मीठा होता है। आज उस ईमानदारी ने ही उस बेईमान की सत्ता हिला दी है। वहां खड़े गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जिस मास्टर जी को लोग लाचार समझ रहे थे, आज उनकी परवरिश ने पूरे जीवन को सम्मान का पाठ पढ़ा दिया था। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि हर बुजुर्ग का सम्मान मिलना चाहिए तो कमेंट में जय हिंद या माता पिता जरूर लिखें। और अगर आपको इन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में उसके घर में लाखों की बेहिसाब संपत्ति मिली। उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और जेल भिजा दिया गया। उसकी जगह एक ईमानदार अधिकारी की नियुक्ति हुई जिसने सबसे पहले रामसरन जी की जमीन के कागज सम्मान के साथ उनके घर भिजवाए। उस दिन के बाद उस तहसील में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी गरीब या बुजुर्ग से बदतमीजी करे। रामसरन जी की टूटी हुई ऐनक और फटे हुए कुर्ते के प्रशासन को वो सबक सिखाया जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा सकती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की सादगी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब धरा रह जाता है, लेकिन इंसान का व्यवहार और उसके कर्म ही उसका असली परिचय होते हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी सरकारी दफ्तर में ऐसा भेदभाव देखा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन समाज में जागरूकता फैले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।